हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ही के आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के संबंध में विस्तृत जानकारी, जिसमें आपको बताऊँगा कि एसएससी जीडी का फुल फॉर्म, उसके सिलेबस और उसमें किस तरह आपको कौन से स्टेज से गुजर के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आपको किस तरह इसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ एसएससी जीडी के फुल फॉर्म से। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एसएससी जीडी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी के अंतर्गत बता दूं आपको, तो एक कांस्टेबल का पद होता है जो कि सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल्स आदि विभागों में आपको ये कांस्टेबल का पद मिलता है। ठीक है, एसएससी जीडी के आधार पर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसकी परीक्षा के जो पैटर्न है उसकी बात करें तो पहला स्टेज होता है इसका ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं और इसकी जो एग्ज़ाम की अवधि होती है, जो समय होता है, टाइम होता है, वो 90 मिनट का होता है। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट। और इसमें 2 माध्यम होते हैं एग्ज़ाम के, इंग्लिश और हिंदी। आप जो भी माध्यम चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 या 0.25% की माइनस मार्किंग होती है। इसीलिए आप जो क्वेश्चन कंफर्म है उसे बनाइए और जो कंफर्म नहीं है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यदि बात करें हम इसके सिलेबस की तो इसमें 4 सब्जेक्ट विशेष रूप से आते हैं। पहला है सामान्य बुद्धिमत्ता या रीजनिंग जैसा कि आप सब जानते हैं, या तर्क शक्ति जिसे कहते हैं हम। उसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क के। जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन। प्रारंभिक गणित या प्राइमरी लेवल की जो मैथ्स होती है वो 25। और अंग्रेजी या हिंदी, या मतलब होता है कि आपको चूज़ करने का ऑप्शन होगा कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट लेना है या हिंदी, दोनों में से 25-25 क्वेश्चन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके हम लोग कुछ जो विस्तृत सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो पहला है जनरल नॉलेज। अब इसके कुछ मुख्य टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो देखिए, पहला है भारत और उसके पड़ोसी देश। पड़ोसी देश की बात करें भारत की हम, तो जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये सारे देश जो है हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पूरा अध्ययन करना है, यानी एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन आपको करना है। ठीक है, आगे है खेल या स्पोर्ट्स से जुड़े सारी चीज़ें, ओलंपिक से लेकर जो क्रिकेट होता है, टेनिस होता है, ठीक है, फुटबॉल होता है, इन सारे खिलाड़ियों के विषय में आपको अध्ययन करना है। आगे इतिहास यदि हम बात करें आदि मानव से लेकर वर्तमान इतिहास का, जो प्रारंभिक इतिहास या हम कहें इसको मॉडर्न हिस्ट्री तक आपको पढ़ाई करना है। संस्कृति, भारत की संस्कृति। भूगोल, भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, इसका सारा अध्ययन आपको करना है। आर्थिक दृश्य मतलब होता है अर्थव्यवस्था, इसके हम लोग विशेष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य राजनीति यानी भारत की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, जितने भी राजनीतिक पद होते हैं या उनसे जुड़ी जो कहीं या संवैधानिक अनुच्छेद होते हैं, उनका अध्ययन हम राजनीति में करते हैं। आगे देखते हैं भारतीय संविधान जिसे हम पॉलिटी या राज्य व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें हम भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं, प्रमुख संवैधानिक संशोधनों के बारे में पढ़ते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान। तो इसे विज्ञान का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, इसमें आपका स्पेस साइंस हो गया, इसमें आपका जैसे ICAR हो गया, इसमें आपका CSIR हो गया, इसमें आपका इसरो हो गया, इसमें आपका DRDO हो गया। ये सारे विषय जो हैं ये वैज्ञानिक अनुसंधान में आते हैं। अगला देखिए सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस के विषय जो होते हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है। तो स्पेशली हमें इसमें बायोलॉजी पर ध्यान देना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि हम बात करें तो बायोलॉजी के आते हैं। उसमें भी यदि हम बात करें तो ह्यूमन बायोलॉजी की और हमें अधिक ध्यान देना है। चलिए अगले विषय पे आते हैं। अगला विषय है रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग का थोड़ा टॉपिक इसमें इंग्लिश में दिए हैं, तो मैं आपको इसमें हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा आपके लिए। पहला है एनालॉजी मीन्स होता है सादृश्यता मतलब होता है क्या, कि कोई चीज़ आपको दी है तो उसमें आपको सिमिलैरिटी देखना है, यानी कोई चीज़ उसके समान दिख रही है उसका आपको पता लगाना है। ठीक है, दूसरा है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, यानी होता है समानता और असमानता। तीसरा है स्पेशियल विजुअलाइजेशन। स्पेशियल मतलब होता है स्थानिक दृश्यता। दूसरा होता है स्पेशियल ओरिएंटेशन, यानी स्थानिक उन्मुखीकरण। ठीक है, यानी एक एंगुलर आपको क्वेश्चन दे देंगे 90 डिग्री, 100 डिग्री या 145 डिग्री या 45 डिग्री। इसके अनुसार आपको एक डायग्राम दिया जाएगा और आपको ये पता लगाना है कि इनमें से अगला डायग्राम कौन सा होगा।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है क्या, अपनी तर्क शक्ति के द्वारा या अपने विवेक से दो चीज़ों के मध्य अंतर को स्पष्ट करना, ठीक है। हिंदी में भी हम इसे भेदभाव कहते हैं, लेकिन यहाँ हमारा मतलब होगा विवेकीय दक्षता। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है अवलोकन करना। रिलेशनशिप कंसेप्ट मतलब होता है संबंध सूचक जो होते हैं हमारे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो। उसके बाद है एरिथमेटिक रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, मतलब होता है गणितीय तर्क शक्ति एवं आरेखीय वर्गीकरण, ठीक है। अगला है अरिथमेटिक नंबर सीरीज यानी गणितीय अंक सीरीज। उसके बाद है नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब होता है गैर मौखिक, यानी इसमें एक पिक्टोरियल डायग्राम आपको आएंगे, उसमें आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सही है, गलत है या इनके समान है, ठीक है। उसके बाद अगला है विजुअल मेमोरी, मतलब होता है दृश्य स्मृति। आपको एक साइको टेस्ट होता है, उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि इसमें जो 4 डायग्राम दिए हैं इनमें से कौन सा डायग्राम समानता रखता है, कौन सा असमानता रखता है। अगला है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये तो आप जानते ही हैं रीजनिंग का टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक गणित के विषय में जानते हैं। तो इसका सिलेबस में है संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम। उसके बाद है संपूर्ण संख्याओं की गणना करना, जिसमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये सारी गणितीय संक्रियाएं आती है, ठीक है। उसके बाद है दशमलव और अंश और संख्या के बीच संबंध। उसके बाद है मौलिक अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमिति या ट्रिग्नोमेट्री, समय और दूरी और अनुपात और समय। उसके बाद समय और काम आदि। उसके बाद अगला विषय देखते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो दोस्तों जिन्होंने इंग्लिश विषय चूज़ किया है उनके लिए पहला ऑप्शन है स्पॉटिंग द एरर, मतलब हमें एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके 5 पार्ट होंगे और उसमें हम ये पता लगाना है कि किस पार्ट में एरर है या गलती है, ठीक है। इसमें आपको ग्रामर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद है सिनोनिम्स या होमोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द, ठीक है। आगे जाते हैं एंटीनिम्स, मतलब होता है विपरीत शब्द। उसके बाद है स्पेलिंग्स या डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी एक स्पेलिंग दी रहेगी उसमें आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है। आगे देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेज, मतलब होता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस सुधारना है, जैसे बाई की जगह इन दे दिया और की जगह फॉर दे दिया, इस तरह से आपको सुधारना पड़ता है। उसके बाद है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पैराजम्बल्स। इसमें यह होगा कि आपको कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे या फिर कुछ वर्ड दिए रहेंगे, उसकी स्पेलिंग कुछ मिसिंग रहेगी, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा लेटर इसमें आएगा। उसके बाद है क्लोज पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब होता है कि एक अनसीन पैसेज आपको दिया रहेगा, उसमें लगभग 3 से या 5 नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे। और आपको बता दूं कि सबसे आसान नंबर लेने का साधन होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़ के आप जाइए। उसके बाद हिंदी की बात करें तो पहला टॉपिक है वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ, यानी यदि कोई, जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं वैसे हिंदी के कुछ शब्द होते हैं उसमें वर्तनी, जैसे आशीर्वाद हम लिखते हैं तो जो र की रेप होती है वो व के ऊपर आती है। तो इस तरह हमें पता लगाना है कौन सा शब्द सही है या गलत है ग्रामेटिकल। उसके बाद है शब्दों के बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, मुहावरे व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें व लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना और रचना एवं रचयिता। कुछ विशेष रचयिता के नाम रहेंगे, उनकी रचना आपको पहचानना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यदि हम इसके सिलेबस तो हमने पढ़ लिया, अब इसके कुछ फिजिकल जो सेकंड स्टेज होती है फिजिकल टेस्ट, उसके बारे में हम जानते हैं। फिजिकल में आपको पहला तो नापतोल होता है, जिसमें आपको हाइट शायद 170 सेंटीमीटर या 167 सेंटीमीटर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार होती है। फिलहाल हम इसकी फ़िज़िकल टेस्ट की बात करते हैं। तो फिज़िकल टेस्ट में यदि पुरुषों की बात करें, मेल्स या लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए है 5 किलोमीटर की दूरी आपको 24 मिनट में पूरी करनी है। याद रखिए 5 किलोमीटर की दूरी केवल 24 मिनट में पूरी करनी है। और बॉयज़ के लिए यदि सीना का नाप देखा जाए तो वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। आगे देखते हैं महिला उम्मीदवारों के लिए। तो महिला उम्मीदवारों के लिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की दूरी लगभग 8.5 मिनट में पूरी करनी है और सीना का नाप इनका नहीं होता है, ठीक है। छूट रहती है महिलाओं को इस पर। और आगे देखते हैं, जैसे कुछ इसमें निर्देश दिए गए हैं, जैसे गर्भावस्था यदि कोई महिला है तो उसे फिजिकल टेस्ट देने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। और जैसे यदि किसी का ऊंचाई या छाती कम ज़्यादा है, यदि भूतपूर्व सैनिक है, जिन्हें हम एक्स सर्विसमैन कहते हैं, या जिनके परिवार के कोई सदस्य पहले आर्मी में या पैरामिलिट्री फोर्स में सेवा कर चुके हैं, उन्हें हम भूतपूर्व सैनिक के आधार पर उनका सिलेक्शन करते हैं। उनके नाप तोल में छूट होती है और उनका जो कट ऑफ है वो भी कम जाता है। चलिए आगे
आगे देखते हैं आखिरी पॉइंट, इसका अंतिम चयन किस प्रकार होगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें जो पहले एक रिटर्न एग्ज़ाम होगी, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी 100 नंबर की। उसके बाद जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आप सेकंड एग्ज़ाम होगी फिज़िकल टेस्ट। यदि आप फिज़िकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो अंतिम में आपका मेडिकल होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो याद रखिए, जो व्यक्ति अनफिट होगा उसे सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज में बाहर कर दिया जाएगा, और जो व्यक्ति फिट होगा उसे ही फाइनल सिलेक्शन का मौका दिया जाएगा। अब उसकी बात करूं तो इसके आधार पर जो है कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स इसके अंतर्गत आती है, तो देख लीजिए इसमें BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, NIA और SSF या GD राइफलमैन के असम राइफल्स में GD कांस्टेबल के पद के लिए चयनित हो सकते हैं। मतलब यहाँ नहीं हो सकता का मतलब यह है कि जो लोग मेडिकल में अनफिट होते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन मैं फिटनेस के बारे में बता रहा हूँ आपको। यदि कोई व्यक्ति फिट पाया जाता है तो इन्हें इन सर्विस में सिलेक्ट किया जाएगा फाइनली, ठीक है, ये फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा SSC GD के संबंध में सारी जानकारी। तो आपको मैंने इसके बारे में, इसके जो आपका सिलेबस है, आपका फिज़िकल टेस्ट है और आपका जो मेडिकल टेस्ट है उसके बारे में बताया, ठीक है दोस्तों। अन्य किसी विषय के बारे में मैं अगले लेक्चर पे आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।